सो देखिए अभी तक हम इस चैप्टर में क्या कर चुके हैं, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसी को एक बार देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। सो गाइज व्हाट वी हैव डन सो फार, हमने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हीट इन्वॉल्विंग इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितना हीट इन्वॉल्व है उसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। याद आ रहे या नहीं आ रहा? सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, फिर टाइप ऑफ सिस्टम बताया, ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, मोबाइल रख दो भाई पीछे। इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया, जहां से चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया था इस पॉइंट से, मतलब सॉरी ये वाला पॉइंट कहाँ गया वो, ये रहा। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसमें मौजूद सारी एनर्जीज के सम को बोलो हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। एक सिस्टम के पास काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जीज हो सकती है, और उन सभी एनर्जीज का जो सम होता है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज आज के पार्ट के अंदर इसके अंदर से कुछ और चीज़ भी निकल के आने वाली है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की भी। सो इंटरनल एनर्जी आप सबको पता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पता लगा पाना संभव नहीं है। ऑल्दो हम किसी भी इंटरनल एनर्जी का चेंज जरूर पता लगा सकते हैं कि उसके सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया। तो याद करो कि मैंने लास्ट क्लास क्या बताया था आप लोगों को कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज किन किन कारणों से आ सकता है। तो मैंने बोला था सिस्टम में हीट आए या जाए, उस पर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो, और एक मैंने आपको बोला मैटर गोज इन और आउट द सिस्टम। लेकिन मैंने बोला था कि सिस्टम सारे क्लोज्ड हैं तो मैटर का आना जाना नहीं है भैया, सिर्फ दो ही चीज़ों का आना जाना है, हीट आएगी या जाएगी, वर्क ऑन द सिस्टम होगा या बाय द सिस्टम। एंड इट्स वेरी लॉजिकल कि जब हीट आएगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट जाएगी तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो मैंने इसलिए आपको साइन कन्वेंशन समझाए थे, कब प्लस का लेना है कब माइनस का लेना है, और बताया गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो दो कारणों से है, एक हीट की वजह से और एक बोलो किसकी वजह से, बोलो वर्क डन की वजह से। और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बड़ा लॉजिकली आपको समझ में आ जाता है। इसके क्वेश्चंस भी करे कि किसी सिस्टम ने 450 जूल की हीट एब्जॉर्ब करी लेकिन 300 जूल का वर्क उसने कर दिया, तो 450 एब्जॉर्ब करा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी, लेकिन 300 का काम कर दिया तो 300 घट भी गई, तो कहीं ना कहीं बस 150 ही बढ़ पाई। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, बोलो 150 की। मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास। लेकिन मैंने फिर आपको एक बात और सिखाने की कोशिश करी थी कि ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वो आपको ना वर्क डन डायरेक्टली ना दे, वो आपको क्या बोले कि हमने किसी गैस को अंडर सम प्रेशर उसके वॉल्यूम को हमने कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम दबा के हमने कम कर दिया, या गैस ने प्रेशर लगाया और अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। तो या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ या वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। बस उसने वर्क डन डायरेक्टली ना देके उसको प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम की टर्म्स में दिया। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है माइनस का पी डेल्टा वी, माइनस का, तो बस इस इक्वेशन में डब्ल्यू की जगह पे आ गया माइनस पी डेल्टा वी। कितना प्रेशर लगाया और कितना वॉल्यूम में क्या आया, बोलो चेंज आया। और ये अब क्या था वो मैटर तो मैं लास्ट क्लास समझा चुका हूँ, ये तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बच्चों। सो ये आप लोगों को बताया गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, याद आ गया था कि नहीं आ गया था? बस एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस लॉ पे बेस्ड है। आपने एक चीज़ देखी, हीट दे रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, या वर्क डन कर रहे हो वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है कि जितना भी आप उसको सिस्टम को कुछ देते हो ना वो सारा का सारा उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉर्म से बस दूसरी फॉर्म में चला जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में कि जो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पे बेस्ड है, तो हम बोलेंगे इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ अब तक चैप्टर में कोई दिक्कत है क्या खास, आ गया समझ में? तो बोल भी सकते हैं इधर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज इट करेक्ट? ठीक है। सो गाइज मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ना चैप्टर इतने तक समझ में आ गया होगा कि इसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा रिवीजन हो गया हमारा, जिसका एक्सप्रेशन बोलो क्या है, डेल्टा यू इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब वर्क डन डायरेक्टली दिया हो
और अगर वर्क डन डायरेक्टली ना दिया हो तो बोलो क्या होगा, डेल्टा यू बराबर में क्यू माइनस का पी डेल्टा वी। नहीं आ रहा ना याद, यही पढ़ाया मैंने आपको लास्ट क्लास। क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और कई तरीकों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कई बार कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कई सारी चीज़ें और भी आएंगी, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं चैप्टर में पहले आपको आगे लेके चलूँगा। पहले हम जो बिल्कुल चीज़ें डायरेक्ट है ना पहले उनको करेंगे, फिर लास्ट में दोबारा आऊँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, उसके कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करूँगा। हो सकता है आपको स्कूल में वो करवाई हो, वर्क डन का एक फॉर्मूला भी लिखवाया हो 2.303 NRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। चिंता मत करिए, मैं भी कराऊंगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सर तो आगे एंथैल्पी में चले गए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीज़ें और भी हमें स्कूल में कराई थी वो नहीं बताई सर ने, तो वो हम वापस आगे करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ आपको, वो हम जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा हम उसको लास्ट में करेंगे। अभी करेंगे नए चैप्टर के रिवीजन के टाइम में नहीं बोल रहा, अभी इसी चैप्टर के दौरान ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो मैं थोड़ा सा जंप करवाऊंगा आपको टॉपिक्स के अंदर, थोड़ा जंप करेंगे हम, मतलब कि थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ से चैप्टर बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लास्ट तक चलेगा। ये जो बीच में जंप करेंगे ये लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है। सो अब बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, लिख लीजिए, उसका नाम है एंथैल्पी। उसका नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी कौन बताएगा एंथैल्पी क्या होता है? क्लास कोई बच्चा बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द एंथैल्पी? चलिए बताइए, ये डायग्राम आपके पास है, ये तो बोलो क्या है, इंटरनल एनर्जी। मुझे बताइए इस सिस्टम की एंथैल्पी कितनी है? 60 जूल इज इट्स एंथैल्पी। यस गाइस, बिल्कुल करेक्ट है। एंथैल्पी बस नाम दिया गया है अलग, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। इट इज जस्ट द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, बस इतना समझ लीजिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक भाई, कोई नहीं, विशेष इसको ढक लो। थोड़ा ऐसे बैठ जा, स्वास्थ्य के गेट खुले बंद हो तो देखो दिक्कत ना। सो गाइज लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड भाई प्लीज। देखिए ये जो टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है एंथैल्पी वाला, ढंग से समझना है यार, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ना 60-70% कंटेंट से भी एंथैल्पी ही डिस्कस करता है, ठीक है। अब तक जितना कराया है चैप्टर कहीं से मुश्किल लगा आप लोगों को? बताओ, कहीं मुश्किल नहीं है, चैप्टर आसान ही है ये, अभी भी आसान ही लगेगा। सो जो मैं अब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है एंथैल्पी। आपकी बुकलेट में आप लोग देखेंगे कुछ पन्नों बाद एंथैल्पी लिखा होगा, लिखा हुआ है कहीं? सो एंथैल्पी वहां से डिस्कस कर रहे हैं भाई। हाँ, नोट्स नहीं मिलेगा अभी भी, करते हैं उसका जुगाड़। चलो कोई नहीं, अभी तो समझ लो, आज तो मैं करता हूँ। अरे बच्चों प्लीज, तो एंथैल्पी मैंने क्या बोला, एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जीज मौजूद होती हैं उन सभी एनर्जीज का जो सम होता है वो तो बोलो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। बट उन सभी एनर्जीज में से एक एनर्जी बड़ी स्पेशल है, वो बोलो कौन सी है, हीट एनर्जी। इसको हम बोलते हैं बच्चों एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। सो एंथैल्पी को इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, कोई बच्चा बता सकता है क्यों मैंने इन सभी एनर्जीज में एंथैल्पी वाले को ज्यादा बोला कि इस चैप्टर में डिस्कशन उसी का ज्यादा है? ओ भैया चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है भाई, कॉमन सेंस है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब किसके बारे में स्टडी है, बस खत्म, यही चीज है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? तुम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते। मुझे तुम एक बात बताओ, ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और सुनिएगा क्लास प्लीज, बीच बीच में मत टोकिए यार, ऐसे डिस्टर्ब मत करिए। मैंने बोला कि जितनी भी रिएक्शंस होंगी, ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, ए से कुछ बी बन रहा है, सो होगा बस पता है क्या, ये हीट लेगा,
अगर ये हीट लेगा, समझ के देखिएगा, अगर इस ए सिस्टम ने कुछ हीट ली और तब जाके बी बना, ऐसी कोई रिएक्शन दिमाग में है? सर बिल्कुल है। H2O सॉलिड था, उसने हीट ली, H2O लिक्विड बन गया। आइस थी, मेल्ट होकर पानी बन गया। बोला है कि नहीं? तो उसने हीट ली सर। अच्छा, हीट ली तो किस किस चीज में बदलाव आया? ए सिस्टम की किस किस चीज में बदलाव आया? इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया। लेकिन वो जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया वो किसकी वजह से आया? सिर्फ इंथैल्पी की वजह से। किसकी वजह से बोलो? साउंड एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल, काइनेटिक कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ किसकी वजह से बोलो? हीट एनर्जी। इस पूरे चैप्टर के दौरान जब जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा या जब जब कोई रिएक्शन होगी, या तो वो हीट के आने से होगी या वो हीट के, तो भैया जब हीट के ही आने से और हीट के ही जाने से हो रही है तो मैं बोल सकता हूं कि भैया पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक ही कारण से बदलती है, वो है हीट एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से बोलो? हीट एनर्जी की वजह से। और उसको मैंने इंथैल्पी शब्द दिया, उसको मैंने क्या दिया? बोलो इंथैल्पी। समझ लीजिएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होने वाली हैं, या तो हीट के आने से होंगी या हीट के जाने से होंगी, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या प्रोसेस बोलो क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। इस पहले वाली प्रोसेस को आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसको आप लोग एंडोथर्मिक बुलाते हो, समझेंगे। और इस वाले को तुम लोग क्या बुलाते हो? बोलो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जितने भी काम होने हैं ना, ये किसकी वजह से होने हैं? बोलो इंथैल्पी के चेंज के कारण। मैं जब जब आगे से आपको इंथैल्पी बोलूँ ना, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेनी। इंथैल्पी का मतलब सर बोलना चाह रहे हैं कि हीट एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? बोलो हीट एनर्जी। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ कि अगर इस ए वाले मॉलिक्यूल ने बी बनने के लिए हीट ली है तो इस सिस्टम की इंथैल्पी में कोई चेंज आया कि नहीं आया? ये बताओ। आया इंथैल्पी में चेंज? भैया हीट ले ली, मान लो पहले इसके पास इंथैल्पी थी 200 जूल, अब इसके पास 250 जूल होगी, तो इंथैल्पी में चेंज आया कि नहीं आया? अच्छा, चेंज इन इंथैल्पी को कैसे लिखेंगे? तो इंथैल्पी का सिंबल होता है बच्चों H। क्या होता है बोलो? ये हीट की वजह से ही H लिया गया बच्चों। सो जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो कितना होता है? हमेशा चेंज हमेशा होता है फाइनल इंथैल्पी माइनस क्या बोलो? इनिशियल इंथैल्पी। कुछ बड़ी जरूरी चीज सिखा रहा हूँ बच्चों, इंथैल्पी के बिना ना आप पूरे चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा 2 क्लास ना आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है चैप्टर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर से, लेकिन समझना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा वो डेफिनेशंस वगैरह आती है इसलिए बोरिंग, कुछ को वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो भी है पार्ट तो बढ़िया, लेकिन कुछ को लगता नहीं डेफिनेशन वगैरह उतना सही चल रहा है। तो मेरी एक बात सुनो, मैंने बोला कि जब किसी भी सिस्टम में हीट आई है, ए से बी बना हीट आई है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंथैल्पी का चेंज हुआ है? क्योंकि इंथैल्पी माने क्या होता है क्लास? इंथैल्पी माने क्या होता है? इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की इंथैल्पी में चेंज जो ऑब्जर्व हुआ है। इंथैल्पी माने कुछ नहीं होता सर, इसी हीट एनर्जी को ही बोलो क्या बोल रहे हैं? इंथैल्पी। किसी भी सिस्टम में मौजूद हीट एनर्जी बोलो क्या होती है? इंथैल्पी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक आइस है, सॉलिड आइस है, तो आप ये नहीं कह सकते उसके पास हीट एनर्जी नहीं है सर, उसके पास हीट एनर्जी है। उसकी इंथैल्पी को मैंने H1 बोला, क्या बोला? बोला H1। उसने हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को बना लिया H2 लिक्विड, तो जो अब हीट एनर्जी है वो बोलो क्या है? H2 है। एंड देयर विल बी सम चेंज इन द इंथैल्पी, कुछ तो चेंज हुआ इंथैल्पी में। तो किसी ने अगर हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को दिया है, इसका मतलब फाइनल वाला इंथैल्पी इनिशियल वाला इंथैल्पी से बोलो क्या होगा ज्यादा? अरे सब बच्चे बताओ, एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान H2 ज्यादा होगा या H1? H2 ना, क्योंकि हीट ली है तो बाद वाली इंथैल्पी ज्यादा होगी, पहले वाली इंथैल्पी क्या होगी? कम। तो हम जानते हैं कि एंडो के दौरान H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा। सो बोलो कितना आएगा? तो जो डेल्टा H है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज H2 बड़ा होगा, H1 नेगेटिव होगा। सो मैं बहुत सॉरी छोटा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान जो इंथैल्पी का चेंज होता है वो कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बच्चों? और अगर बात करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान तो जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H क्या होता है बोलो? फाइनल माइनस। अब आप ही बताओ ना, जब हीट निकल गई है तो पहले हीट ज्यादा थी, बाद में हीट क्या रही होगी? कम। हीट निकल के कोई काम हुआ है ना यार, एक काम में हीट आई थी तब बना, और एक काम में हीट गई है तब बना, तो बाद वाली इंथैल्पी कम होगी, पहले वाली इंथैल्पी ज्यादा, मतलब H1 ज्यादा होगा, H2 बोलो क्या होगा? कम। तो H1 ज्यादा H2 कम, तो आंसर बोलो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, जो मैं अब सिखाने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखिएगा। ऐसे रखते हैं, यहां पर बाद वाली इंथैल्पी ज्यादा है और यहां पर पहले वाली इंथैल्पी ज्यादा है। मैं जब जब ये बोलूं कि कोई रिएक्शन है, ढंग से सुनने के बाद लिखना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल लिखना बंद कर दो। मैं कोई भी रिएक्शन बोलूं आप लोगों को, मैंने बोला कि भैया इस H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना है, और मैं यहां पर लिख दूं कि जो इंथैल्पी का चेंज है वो +50 जूल है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? प्लस का मतलब क्या है कि प्रोसेस क्या है? एंडो। प्रोसेस क्या है? मतलब कि जो ये काम हुआ है वो हीट को लेके हुआ होगा, हीट को, और ये वैल्यू बताएगी कितनी हीट को लेके हुआ है। कितनी हीट को? बोलो 50 जूल। कितनी को बोलो? क्योंकि आप एक बात समझिए ना, उसने क्या बोला कि इस पूरी प्रोसेस के चेंज के दौरान कितनी इंथैल्पी को बदलना पड़ा? 50 जूल।
मतलब इसमें और इसमें कितना इंथैल्पी का फर्क दिख रहा है, 50 का। इसका मतलब ये बनाने के लिए कितनी हीट इसको एक्स्ट्रा डालनी पड़ी होगी, 50 जूल। समझो ना, अगर वो बोलना चाह रहा है कि इससे और इसके बीच में इंथैल्पी का कितने का बदलाव है, बोलो 50 का। इसका मतलब बस ये 50 जूल फालतू हीट रखता है अपने पास। तो अगर इसको 50 जूल मिल जाए तो ये वाली चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी बात को समझे, जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा समझने में। जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है उन सब में हीट ली जाती होगी और तब जाके कोई चीज बनती होगी। तो उनका जो इंथैल्पी चेंज होता होगा वो कैसा होता होगा? इंथैल्पी चेंज हमेशा होगा फाइनल इंथैल्पी माइनस क्या, इनिशियल इंथैल्पी, और बाद वाली इंथैल्पी पहले से पक्का ज्यादा रहती होगी, तो H2 H1 से ज्यादा रहता होगा, आंसर आता होगा पॉजिटिव। तो जब जब किसी रिएक्शन के लास्ट में वो लिख देना इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, तो समझ जाना वो प्रोसेस बोलो क्या है, एंडोथर्मिक। कैसी है बोलो? हीट लेके पूरा कर रही है काम को, और वैल्यू बताएगी कितना हीट लेके काम को पूरा कर रही है। बस सिंपल सी बात है यार, इतनी सी बात समझ नहीं है। अब किसी का डेल्टा एच नेगेटिव है, सोचो नेगेटिव कब आएगा, सोचो नेगेटिव कब आएगा? चेंज होता है फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल। और नेगेटिव कोई चीज तभी आ सकती है जब हमारी पहले वाली ज्यादा रही हो और बाद वाली क्या रही हो, कम। इसका मतलब पहले वाली इंथैल्पी ज्यादा थी, बाद वाली कम, मतलब पहले हीट ज्यादा थी, बाद में हीट कम है, इसका मतलब हीट निकली होगी, हीट। तो भैया तब आएगा नेगेटिव हमारा। तो अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, किसी रिएक्शन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि बोल दे कि भैया H2O गैस थी, उसको लिक्विड बनाने के लिए आपको उसको कंडेंस करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, हीट निकलेगी पक्का। वो यहाँ पे लिख देगी डेल्टा एच है माइनस का 70 जूल। इसका मतलब क्या है? जैसे ही तुम्हें माइनस देगे तुम समझ जाना कि ये वाला प्रोसेस जो है हीट के निकलने के बाद हो सकता है, मतलब ये प्रोसेस एक्सो है, वो प्रोसेस एंडो है। ये बात तुम्हें अब तक नहीं पता थी इससे 5 मिनट पहले तक, लेकिन अब आपको एक बात समझ में आने लगी कि जब भी किसी रिएक्शन के एंड में आगे से केमिस्ट्री में मुझे कभी डेल्टा एच लिखा हुआ मिलेगा, तो मेरे को ये समझना है कि वो रिएक्शन जो है वो बताना चाह रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान एक तो कितनी हीट लगी। अब वो लगी मतलब क्या होता है कि हीट आई है या हीट गई है। अगर पॉजिटिव साइन है डेल्टा एच का, इसका मतलब हीट आके ये काम हुआ है, नेगेटिव साइन है तो हीट जाके ये काम हुआ है। नहीं समझे ना मेरी बात को? आगे से आप थर्मोडायनेमिक्स में हजारों रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उन सब के बाद में क्या लिखा होगा, डेल्टा एच फलाना वैल्यू, डेल्टा एच फलाना वैल्यू, डेल्टा एच फलाना वैल्यू। क्या मतलब है उसका? उस डेल्टा एच का मतलब है वो आपको बताना चाह रहा है कि इस काम को करने के लिए हमने कितना इंथैल्पी में चेंज करा। इंथैल्पी में चेंज का मतलब कितना हीट में चेंज करा, हीट डाली या हीट निकाली। क्योंकि जरूरी नहीं सिर्फ डालना जरूरी, हीट को कभी कभी निकालना पड़ता है, तब काम हो पाता है। आप मुझे बताओ ना, H2O लिक्विड अगर आपके पास घर में पानी है, इसको फ्रीज करना है, सॉलिड बनाना है, तो हीट निकालना पड़ेगा ना। तो वो बताएगा इतना नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब निकाला, निकाला और कितना निकाला। अरे नहीं आया समझ में? सो भैया आगे से जितनी भी रिएक्शंस दिखेंगे उनके सबके अंत में डेल्टा एच लिखा होगा। डेल्टा एच क्या बताना चाह रहा है? बताना चाह रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को करने में मुझे कितना इंथैल्पी का चेंज करना पड़ा। पॉजिटिव इंथैल्पी का मतलब हो गया कि हीट लेनी पड़ी, नेगेटिव का मतलब हो गया हीट देनी पड़ी। जितनी वैल्यू होगी उतनी देनी पड़ी, उतनी लेनी पड़ी। भाई समझ नहीं आ रहा सर? पक्की बात है, आगे बढ़ सकता हूँ इस तरह समझाने के बाद? श्योर? किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज के अंदर? एंड सिर्फ डेल्टा एच ही क्यों लिखा हुआ मिलेगा? बिकॉज भैया सर हम जो ब्रांच पढ़ रहे हैं ना, वो ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ जितनी भी रिएक्शंस होंगे हम वो वाली रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं जो हुई या तो हीट के आने से है या हीट के जाने से, और किसी फैक्टर की वजह से हम पढ़ने वाले नहीं। तो पूरा चैप्टर डेल्टा एच पे जोर देने वाला है, और इसीलिए तो मैंने कहा कि अब 60-70% चैप्टर डेल्टा एच के ऊपर ही है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर कौन सी रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आए हैं, जिन रिएक्शंस में या तो हीट आती है तब काम होता है या हीट जाती है तब काम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ इतनी बातें करने के बाद? चलिए बच्चों, अब आगे एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा छिड़ गया, वो तो थी इंथैल्पी चेंज। ये था बच्चों स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। समझना बच्चों, ये था स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ये मजेदार है, ढंग से समझिएगा। ये जो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ाया ना बच्चों, वो तो इंथैल्पी था, बट ये जो मैंने पढ़ाया ये क्या था, सुनिएगा जरा ध्यान से बच्चों। जैसे कि वो होता है ना, इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, वैसे इंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते, इंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं। सो हमने बोला ये था इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ, अच्छा किसी की चेंज को बोलो कैसे लिखोगे? डेल्टा एच। अरे डेल्टा करके लिखते हो, इंथैल्पी का चेंज है डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी का चेंज है डेल्टा यू। जिस भी चीज का चेंज है डेल्टा लगा के वो लिख दो। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे पता रहेगा? जितनी हीट लेके काम हो वो देख लो, जितनी हीट देके काम हो वो देख लो, डेल्टा एच आ गया। लेकिन बच्चों एक शब्द इस्तेमाल किया गया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये शब्द आप लोगों ने स्कूल में सुने होंगे, किस बच्चों के स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है। अब मतलब आज समझ लीजिए आप लोग इसके मतलब क्या होते हैं। किसी को पता है क्लास में कि स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हाँ बताओ। एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस? (290 केल्विन है, 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर।
और वैसे इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से पूछूं अक्षर, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये क्या जरूरत थी इंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बनाने की? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता पा रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर मुझे ये बताना हो कि क्यों बनाई, क्या रीजन था इसका, क्या कारण था? हाँ बताओ। सारी इंथैल्पीज को तो किसी और टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं। क्यों? नहीं, वही तो कारण पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों, एक बार ध्यान है। ऐसा क्योंकि सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही हमें काम करना है। देखो आपकी बुकलेट में यहाँ पर आपको पढ़ना है, आप लोग कहाँ पर होंगे, शायद आप लोग इंथैल्पी वाले पन्ने पे होंगे। मेन एक क्लास प्लीज, मेन आपको ना यहाँ से चलना है, जो इंथैल्पी चेंज है ना, इसके बाद हम लास्ट तक चलेंगे। बिल्कुल आपको लग रहा होगा बीच में मोल और हीट कैपेसिटी वगैरह छोड़ा है, वो सब अभी छोड़ना ही है। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर रखा मैंने, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज से बात कर रहे हैं, ये पढ़ना शुरू करा और लास्ट तक अब चलेंगे हम चैप्टर के एंडिंग तक, फिर दोबारा लौट के आएंगे, जो छोड़ा है वो करेंगे बच्चों। सो गाइज मैंने पहला आपको पढ़ा दिया इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, आप लोग पढ़ सकते हैं बुकलेट से। अगला मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चलिए मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका। आइए बोर्ड पे बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने आज तुम सब बच्चों को एक टास्क दिया है, मान लेते कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मेरे पास कुछ बच्चे अलग अलग स्टेट्स के जुड़े हुए, और मैंने उनको एक काम दिया। मैंने कहा क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक्स, तो बच्चों हमें ये जानना है कि किस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट लगती है या कितनी हीट निकलती है, ये सब जानना है। तो मैंने सब बच्चों को एक टास्क दिया कि भैया आप लोग एक काम करिएगा घर पे, कल एक काम करिएगा, इधर देखो, कि आप लोगों को ना सबको ये पता लगाना है कि जो H2O सॉलिड होता है, H2O सॉलिड, वो H2O लिक्विड तो बनता है और कुछ हीट लेके ही बनता होगा। अरे बोलो है कि नहीं? ध्यान देना सब बच्चे। H2O सॉलिड क्या होता है? आइस होती है। वो लिक्विड बनेगा तो कैसे बनेगा? हीट लेके, हीट मिलेगी तभी तो बनेगा। नितिन, कोई भी आइस जब हीट लेगी तभी तो क्या बनेगा? बोलो लिक्विड बनेगा। प्रोसेस कैसी है? बोलो एंडो। मैंने सब बच्चों को कहा कि बच्चों आप लोगों को एक काम करना है भाई, सबको घर से पता लगा के लाना है कि H2O सॉलिड लिक्विड बनने में कितनी हीट लेता है। लेकिन तुम्हारा एक सवाल साथ के साथ ये भी होना चाहिए कि सर कितना है H2O सॉलिड? अगर मैं बहुत ज्यादा H2O सॉलिड लूंगा तो सर बहुत हीट लगेगी, थोड़ा लूंगा तो थोड़ी हीट लगेगी। सवाल तो सर सही है, तो आपको बताना पड़ता है कि कितने पर ये काम करा, कितने पर ये काम करा। तो बुक्स हमेशा बोलती है 1 मोल पर काम करो। कितने में करो बोलो? अब थोड़ा सा इसके लिए पहले फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट वाला आना चाहिए। नहीं भी आता चिंता मत करिए, मैं समझा दूंगा। इधर देखिए बोर्ड पे, अगर कोई बोले कि मेरे पास 1 मोल H2O है, बच्चों बोर्ड पे ये मौका है आप लोगों का पिछली चीजें भी थोड़ा रिवाइज करने का, और चैप्टर बहुत बेहतरीन है, अगर तुमने ढंग से समझा दो कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। सेकंड टर्म आपको दोबारा मौका देता है अपने आपको ठीक करने का, फर्स्ट टर्म अगर गड़बड़ हो भी गई तो ध्यान से पढ़ा करो। 1 मोल H2O का मतलब कितना होता है? बस जैसे मास आपने बचपन में निकाला था वैसे निकालो इसका। 2 हाइड्रोजन का आपको पता है 2 × 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। बोलो कितना आएगा? 18 ग्राम। समझ लीजिए 1 मोल H2O मात्र 18 ग्राम पानी होता है। कितना होता है बोलो? तो बस समझ लीजिए मैंने सब बच्चों को एक टास्क दिया कि बच्चों 1 मोल सॉलिड आइस लेना, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम सॉलिड आइस लेना। 18 ग्राम सॉलिड आइस का मतलब 18 ग्राम पानी है यार, वो पानी फ्रीज होगा, बस ये तो मतलब है ना। तो 18 ग्राम की आइस को 18 ग्राम पानी बनाने में कितनी हीट लगती है? सब बच्चे निकाल के लाना। बच्चों ने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे। अब ये 3 बच्चे थे मान लीजिए, ध्यान से देखना भाई, अलग अलग स्टेट से थे बच्चे। एक बच्चा था बच्चों उत्तराखंड से, समझना मेरी बात को, एक बच्चा उत्तराखंड से है, बहुत ठंडे इलाके में रहता है, समझना मेरी बात को। एक बच्चा दिल्ली से ही है, और एक बच्चा जो है वो मान लेते राजस्थान से है, बहुत गर्मी वाले इलाके से है, जैसलमेर से, वहाँ पर अभी भी गर्मी अच्छी ठीक ठाक होगी। अब समझने की कोशिश करना, तीनों ने ये काम करना शुरू किया घर पे बैठ के। तीनों ने क्या करा? 18 ग्राम आइस ली, उसको 18 ग्राम पानी बनाने की कोशिश करी। मैं बार बार 18 ग्राम पे जोर दे रहा हूँ, हालांकि बुक जोर देगी 1 मोल पे। कितने में देगी बोलो? 1 मोल पे। बातें दोनों सेम ही है, 1 मोल वाटर और 18 ग्राम पानी, बात क्या है बोलो? सेम है। सबने घर पे क्या करा? 18 ग्राम की आइस ली और उसको मेल्ट करने की कोशिश करी। अब उत्तराखंड वाला बच्चा क्या कहता है? कहता है सर यही 18 ग्राम आइस को 18 ग्राम पानी बनाने में हीट लगी कुछ। ध्यान समझिएगा, मैं रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ, इनका रियलिटी से कोई भी लेने देना नहीं कि आप बुक से जाके ढूंढ ले कि सर इतनी नहीं लगती है तो इतनी लगती है। तो मैंने क्या बोला? मैं रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ ना, कुछ भी वैल्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कितना आया? मान लेते हैं ये आया 50 जूल पर मोल। कितना लगा बोलो? हालांकि किलो जूल में आती हैं, लेकिन मान लेते हैं 50 जूल पर मोल। ये बच्चा कहता है सर 50 जूल लगी, ये थोड़ी और बढ़ा देते हैं, ये बच्चा कहता है सर मुझे 200 जूल की हीट लगी 1 मोल के लिए, मतलब 18 उसके लिए। दिल्ली वाला बच्चा कहता है नहीं सर इतनी नहीं लगी, मैंने भी सेम काम करके देखा, सेम पानी को मैंने भी मेल्ट करके देखा, आइस को मेल्ट करके देखा है, 200 नहीं लगी सर। कितनी लगी?
कह रहे 120 लगी। कितनी लगी? 120 लगी। राजस्थान वाले बच्चे कहते हैं नहीं सर 120 भी नहीं लगी, मेरे को तो बस यहाँ पर 50 ही लगी, बस इतनी हीट दी और काम खत्म। तीनों ने सेम रिएक्शन करी, तीनों ने घर पे सेम रिएक्शन करी, सबने 18 ग्राम आइस ली, उसको 18 ग्राम पानी बनाया तीनों ने। लेकिन एक बच्चा उत्तराखंड का, एक बच्चा दिल्ली का और एक बच्चा राजस्थान का, तीनों आंसर करते हैं अलग अलग। मैं कहता कुछ गलतियां तो नहीं करी? कह रहे नहीं सर बिल्कुल उतना ही पानी लिया था, मैंने इसको हीट दी 100-200 तभी सर पूरा मेल्ट हुआ था। ये कह रहे नहीं सर 50 जूल दी हो गया मेल्ट। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर सराउंडिंग टेम्परेचर सबका सेम नहीं है सर। यहाँ उत्तराखंड वाला बच्चा जो है ये रह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, भैया इसको हीट ज़्यादा लगेगी उसको मेल्ट करने में भैया। जो ये दिल्ली वाला बच्चा है ये रह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला बच्चा 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कम ही लगना है। तो कह रहे कि यार अब एक बात बताओ, बुक्स अब साइंटिस्टों ने एक चीज़ सोची कि यार मान लो कि अगर बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी पड़े बुक्स के अंदर तो कहाँ की स्टेट की चीज़ डालो, उत्तराखंड की, दिल्ली की या राजस्थान की? प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना कि 1 मोल सॉलिड आइस को 1 मोल पानी बनाने में कितना हीट लगता है, बच्चों को तो हमें बताना पड़ेगा भाई। तो अब बताओ कैसे बताएं, क्योंकि उत्तराखंड वालों का अलग आंसर आएगा, दिल्ली वालों का अलग आंसर आएगा और राजस्थान वालों का अलग आंसर आएगा। अब क्या आंसर मेंशन करें वहां पर? ये करें, ये करें, ये करें, और तीनों बच्चे अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भैया हम एक काम करते हैं, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो? और हम इस दुनिया की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो कितनी हीट लेके हो रही है, कितनी हीट दे के हो रही है ना, वो सिर्फ इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही चेक करा करेंगे। समझना मेरी बात को, मैंने क्या बोला? उन्होंने कहा चाहे बच्चा दिल्ली का हो, चाहे राजस्थान का, चाहे कहीं बाहर अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, कहीं का भी बच्चा हो, उसको एक बात बोल दी कि आपको जिस भी रिएक्शन का देखना है ना कि वो कितनी हीट लेके हो रही है, कितनी हीट देके हो रही है, आपको पहले स्टैंडर्ड कंडीशन सेम करनी पड़ेगी। सबका आधार बोलो क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, सबका बेस सेम करना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक करिए कि इसमें हीट कितनी लग रही है। तो इन्होंने क्या बनाया बच्चों, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बनाया कि टेम्परेचर ले लीजिए 298 केल्विन, ये एक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप बोल सकते हैं अरे है कि नहीं, लगभग रूम टेम्परेचर। और जो प्रेशर है वो 180 ले लीजिए, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक दबाव है। अभी इस रूम में लगभग हम बोल सकते हैं लगभग हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के आसपास ही हैं, क्योंकि टेम्परेचर लगभग 25 के आसपास होगा। अरे थोड़ा बहुत है भाई, होगा, मैं चेक करना बोल रहा हूँ। और प्रेशर तो 180 होता ही है। तो कह रहे कि जब सारे काम इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर करे जाएंगे, उस समय जो इंथैल्पी का चेंज आएगा उसको बोलो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। इन बच्चों ने जो निकाला वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज नहीं है, वो सिर्फ बोलो क्या है? इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। वो सिर्फ इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो जब भी कोई बोले ना, सुन लीजिए, कोई बोले कि मैंने तो भैया इस फलाना रिएक्शन को, जरूर नहीं है रिएक्शन, बोले इस फलाना रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इतना है, तो आप क्या समझोगे? जब उसने बोला स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो आपको डाउट नहीं करना वो कहां से, आप समझेंगे कि उसने बस क्या करा है, उसने सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और इतने प्रेशर पर जब चेक करा तो पता लगा इतनी हीट लगती है। नहीं आई ना मेरी बात समझ में? नहीं आई बात समझ। तो सभी बुक्स के अंदर जो डाटा मेंशन करा गया वो कौन सी चीजों का करा गया? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आपको मैं बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा लेकिन सबका एक ही चीज पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ मेल्टिंग, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। मतलब इस चीज को सबलाइम करने में, इस चीज को वेपराइज करने में, इस चीज को मेल्ट करने में कितनी हीट लगी। लेकिन बार बार बोलूंगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी। क्या बोलूंगा बोलो? इसका मतलब मैंने उस दौरान कौन सा टेम्परेचर लिया हुआ है? 298 केल्विन और प्रेशर कितना लिया हुआ? 180। तो दुनिया की सारी कंफ्यूजन दूर होगी। साइंटिस्टों ने एक बात फिक्स कर दी, हम स्टैंडर्ड शब्द जैसे ही लगाएंगे किसी इंथैल्पी चेंज आ गया, आप समझ जाना कि हमने इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर पे ही सारा काम करा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी आप अपने किसी और टेम्परेचर पे कर लीजिए, वो वैल्यू भी करेक्ट है। कोई ये नहीं कहेगा कि उत्तराखंड वाले बच्चे ने गलत आंसर निकाला है, आंसर इसने भी करेक्ट निकाला है, बट इसका आंसर जो है वो एक सर्टेन अलग टेम्परेचर पे है। इसका टेम्परेचर यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस यानी 278 केल्विन है, प्रेशर कुछ और हो सकता है। इसका भैया टेम्परेचर कुछ 300 पार जा रहा है और प्रेशर कुछ और हो सकता है। आंसर उनकी भी करेक्ट है, लेकिन वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज नहीं है। अगर मुझे सारी रिएक्शंस को कंपेयर करना है, मुझे बताओ ना, कोई बच्चा कहे कि यहाँ तो सॉलिड से लिक्विड इतने में हो गया और कोई लिक्विड से गैस जो है वो कम हीट लेता है, ज्यादा हीट लेता है, किसी और टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर रहा हो। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम अभी बात से कैच नहीं कर पाए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पर इन्होंने किसी सॉलिड को लिक्विड से मेल्ट किया, एक बच्चे ने रिएक्शन करी उत्तराखंड में और किसी दूसरे बच्चे ने कोई दूसरी चीज को मेल्ट करा राजस्थान में, तो कह रहा है उसमें कम हीट लग रही है। ऐसे कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते दो चीजों का। जब भी कंपैरिजन करना होता है तो दो सभी चीजों का आधार बोलो कैसा होना चाहिए? सेम। मैंने आपको बोला अभी तक, मैं आपका IQ लेवल आपके ही किसी क्लास के बच्चे से कंपेयर कर सकता हूँ, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकता। तो कभी दो रिएक्शन को कंपेयर करना हो ना, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2, फोकस करना, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2। ये रिएक्शन है A से B और ये रिएक्शन बोलो क्या है? अब तुम सोचो ना, तुमने इसको उत्तराखंड में कर दिया, इसको राजस्थान में कर दिया, ये अलग रिएक्शन है, अलग रिएक्शन है, और आपने बोल दिया इसमें एंथैल्पी चेंज कम लग रहा है, उसमें ज्यादा लग रहा है। तो यार ये गलत कंपैरिजन है।
आप लोग बोलेंगे दोनों का आधार सेम करिए, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखिए, दोनों को सेम प्रेशर पर रखिए, फिर चेक करिए किसमें इंथैल्पी ज्यादा लग रही है, किसमें इंथैल्पी कम लग रही है। इसलिए सभी रिएक्शंस के लिए एक जैसी कंडीशंस बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। नहीं आया समझ में? मुश्किल है क्या ये चीज समझनी? दोबारा समझा दूं। मैंने बस ये कहा देखो बच्चों, हमारे ना अलग अलग आंसर्स ना आए, किसी भी एक रिएक्शन को करते हुए अलग अलग आंसर्स ना आए, इसलिए हमने क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन बना दिया कि सारी चीजें जो हैं इस टेम्परेचर कंडीशन पे ही चेक होनी चाहिए, इतने इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेक होनी चाहिए। अगर आपने इतनी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे उस रिएक्शन को करके देखा है तो जो इंथैल्पी में जो इंथैल्पी यूज हुई है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। बस ये वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? बात समझ में आ रही है क्लास? ये वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, मेरे को किसी दो रिएक्शन को कंपेयर करना था, कोई एक रिएक्शन कोई और है और दूसरी रिएक्शन कोई और है। यही नहीं सॉलिड से लिक्विड, कुछ और चीज हो सकती है। मान लो मैं आयरन सॉलिड को आयरन लिक्विड बना रहा हूँ, एक बार H2O सॉलिड को H2O लिक्विड बना रहा हूँ, लेकिन मैं अलग अलग टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ। एक को मैं ले रहा हूँ उत्तराखंड में रिएक्शन करा रहा हूँ, एक को मैं राजस्थान में रिएक्शन करा रहा हूँ। ये कंपैरिजन सही नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम टेम्परेचर कंडीशंस नहीं ली गई हैं। जब भी दो रिएक्शंस को कंपेयर करना हो कि किसमें हीट ज़्यादा लगेगी, तो दोनों के लिए पहले टेम्परेचर कंडीशन बोलो क्या रखो, सेम रखो, प्रेशर कंडीशन क्या रखो, सेम, फिर देखो किसने हीट ज़्यादा ली और किसने हीट बोलो क्या ली, कम ली। तो इसलिए क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाएंगे। क्या बनाएगी बोलो? तो आपको मैं एक बात बता दूं, अब ये लास्ट बात सुनिएगा, इस पूरे चैप्टर में आपको ना बार बार पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। उसका क्या मतलब है कि जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कितनी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे हो रही है, 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे हो रही है, और उस समय जो हीट लगता है या हीट निकलता है वो आपको बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। सो इंथैल्पी चेंज अलग चीज है और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज अलग चीज है। हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। क्यों पढ़ेंगे? ताकि मेरा जो आधार है सभी रिएक्शंस के लिए बोलो क्या रहे, सेम रहे, सभी रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोलो क्या रहे, सेम रहे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो सबने ये आंसर दिए, टीचर ने कहा बच्चों ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को एक नई चीज पढ़ाते हैं, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। और इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। कोई बच्चा मुझे एनसीईआरटी बुक दिखा दो, है किसी के पास? इस रिएक्शन का मैं आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ही बता देता हूँ। और नहीं आएगा समझ में? इसका बच्चों जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है ना वो है 6 किलो जूल पर मोल। अब बताओ क्या मतलब है इसका, ये एग्जैक्ट है इसका शिवम, कि 1 मोल सॉलिड आइस को, 1 मोल सॉलिड आइस मतलब 18 ग्राम पानी को मेल्ट करने में कितना हीट लगता है, 6 किलो जूल, मतलब 6000 जूल। 6, लेकिन ये 6000 जूल कब लगता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। कब लगता है? अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड ना हो तो 6000 से ज्यादा भी लग सकता है और 6000 से, इसलिए उसने उसके ऊपर नॉट लगा दिए। नॉट इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड कंडीशंस को। अगर नॉट ना लगा हो तो समझ जाएगा कंडीशन स्टैंडर्ड। फिर आप बोलिए सामने वाले से किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे करा आपने काम, समझ रहे हैं बात को? जब किसी के ऊपर नॉट लगा दिया तो आप समझ जाओ कि उसने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है, और नॉट नहीं लगा तो समझ जाओ कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। फिर बोलो कि कौन सा टेम्परेचर था, कौन सा प्रेशर था, वो बताएगा आपको। इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे करा और अब 6000 जूल आंसर नहीं, कुछ और आंसर आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते यार? नहीं आ रहा समझ में? तो चलिए अब कुछ नहीं है, अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज पढ़नी है। बिल्कुल भी अच्छा डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ उसकी, क्योंकि आपकी बुकलेट में दी हुई है ना। सो गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। सो गाइज पहला जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है वो क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, बल्कि होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखा होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको डिनोट करा गया होगा इससे, सुन लीजिए। ए क्लास प्लीज, वो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देखिए फ्यूजन शब्द का इस्तेमाल यहां पर सॉलिड और लिक्विड चीजों के लिए कराया जाता है, सॉलिड और लिक्विड चीजों के लिए। कुछ नहीं है, मैं आपको यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, दैट इट इज द हीट रिक्वायर्ड, या बोले इंथैल्पी चेंज। अच्छा इंथैल्पी चेंज से आप क्या समझते हो, हीट का चेंज। किसका चेंज बोलो? सो इट इज द हीट चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द melting of 1 mole of solid substance, 1 mole of solid substance into
its liquid substance at, बड़ी जरूरी लाइन लिखी मैंने लास्ट में, बोलो क्या, at स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि इसने बोला है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या बोला, बोलो अब सुन लीजिए भाई, अब बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, पूरा नहीं हो पाएगा आज टॉपिक, लेकिन जितना भी होगा उतना अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी ने आपको बोला कि इस फलाना चीज की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से आप क्या समझोगे कि सर वो आपको बताना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल सॉलिड लिया था, उसको 1 मोल लिक्विड बनाने में जो हीट लगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ बोलो क्या है, फ्यूजन है। जैसे कि वो क्या बोलता है, सुनिएगा, कहता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O इज 6 किलो जूल पर मोल। इसको बस रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन में ये मिलेगा, क्वेश्चन में ये मिलेगा, सामने वाले को समझ में आना चाहिए उसने क्या बोल दिया, बस इतना ही सीखना है। अभी अभी जितना भी मैं 2 क्लास सिखाऊंगा ना, मैं आपको कई सारी इंथैल्पी चेंज सिखाऊंगा, विशेष इधर 7 से 8 इंथैल्पी चेंजेस सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो एक पहला इंथैल्पी चेंज है, ढंग से पढ़िएगा यार, नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर ही नहीं आएगा समझ में। इसके बाद कहता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड का मतलब क्या, बोलो स्टैंडर्ड कंडीशन है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब कि हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या, किसी भी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस करने में जो हीट लग जाता है, वो बोलो उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये किसका फ्यूजन इंथैल्पी बता रहा है, बोलो H2O का। तो आप क्या समझेंगे, सब अच्छे सुनो भाई, आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि H2O सॉलिड को H2O लिक्विड बनाने में, H2O सॉलिड को H2O, मैं कैसे समझा कि सॉलिड को लिक्विड ही बना रहा हूं, क्योंकि उसने शब्द इस्तेमाल करा फ्यूजन। क्या बोला, बोलो, और यहां क्या बताया, इंथैल्पी, कब बताया, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। समझ तो आ रहा है सब कुछ। सर क्या मुझे समझ में आएगी किस चीज को मेल्ट कर रहा है, सर वाटर को, फ्यूजन से समझ में आएगी मेल्ट कर रहा है, सर फ्यूजन समझ में आएगा, बोलो क्या कर रहा है, बोलो मेल्ट। शिवम यहां पर ध्यान दे भाई, किसको मेल्ट कर रहा है, बोलो H2O को। कैसे पता लगा मेल्ट कर रहा है, फ्यूजन शब्द से। इंथैल्पी माने हीट बता रहा है, और कब बता रहा है, बोलो स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो कितना बताया सब बच्चे बताओ, कितना बताया उसने, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना बताया, बोलेंगे 6 किलो जूल पर मोल। कौन बच्चा बताएगा, इसका क्या मतलब है कि जब 1 मोल में H2O सॉलिड लूंगा, अरे यार 1 मोल का मतलब कितना, 18 ग्राम, कितना बोलो 18 ग्राम H2O सॉलिड लूंगा, तो 6000 जूल की हीट देने पर वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब कंडीशंस बोलो कैसी हैं, स्टैंडर्ड है। ये अभी आपको लग रहा है कि सर पता नहीं कितनी सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम्हें नेक्स्ट क्लास से इतना आसान लगेगा ना, मैं जैसे तुम्हें नाम बोलूंगा तुम एकदम पकड़ लोगे सर क्या कहना चाह रहे हैं। चलो एक और समझाने की कोशिश करता हूं, आप बताना जरा ये वाली चीज क्या है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी, कौन बच्चा बताएगा, देखना जरा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, इसको बोलो क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं ना। सो इथेनॉल इज, ध्यान देना भाई, इज 8 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब है, कौन बच्चा मुझे क्लास में बता सकता है कि इसका मतलब क्या है। इथेनॉल का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है ना, वो इतना है। एग्जैक्ट सुनना चाहता हूं मैं, ये लाइन में एग्जैक्ट सुनना चाहता हूं कि कौन बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से बोलेगा कि सर ये मैटर है इसका। अक्षर बोलना चाहता है, बता। कब, स्टैंड कंडीशन। तालीम उस लड़के के लिए, बहुत अच्छा बोल रहा है। कोई और बच्चा दोबारा से बता सकता है मुझे इस चीज को, बताओ दोबारा से बता सकता है, लविश बोलेगा, क्यों नहीं आया समझ में। तान्या बताओ जल्दी से, दिव्यांग पूछते हैं, बोलो 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 जल्दी बोलो। ठीक है दिव्यांग बताना, दिव्यम। एट किलो जूल ऑफ हीट फॉर द 1 मोल ऑफ इथेनॉल ना, फॉर द 1 मोल ऑफ इथेनॉल। इट्स वेरी सिंपल गाइज। अब आप कहेंगे सर पेपर में कैसे याद करना है इसको, भैया पेपर में ये लाइन मिलेगी, आपको ये रिएक्शन पकड़नी है, फिर बताएंगे उसके बाद भी कुछ करना होता है, लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देगा वो ऐसे स्टेटमेंट देता है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ इथेनॉल इज फलाना वैल्यू। तो आप समझेंगे कि किसकी बात कर रहा है, क्लास प्लीज, वो बात कर रहे हैं फ्यूजन की। फ्यूजन मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड। किसको भैया, C2H5 को। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा C2H5OH यानी इथेनॉल को
उसकी सॉलिड स्टेट से उसकी लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, इथेनॉल को उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए एट द स्टैंडर्ड कंडीशन कितना हीट लग जाता है, सब कुछ तो लिखा हुआ है यार। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, एंथैल्पी मतलब कितना हीट लग रहा है, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड करने के लिए किसको बोलो, C2H5OH को। कितना लगेगा लिख तो दिया उसने, लिख तो दिया उसने, कितना हीट लगेगा लिख दिया, 8 किलो जूल पर मोल। मतलब इसका अगर 1 मोल लोगे तो इसके अंदर 8 किलो जूल लगती है, उसका 1 मोल लेने में कितनी लगती है, 6 किलो जूल। क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अलग है ना भाई, किसी की सॉलिड का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत है, किसी का थोड़ा कम मजबूत है। तो किसी के 1 मोल को मेल्ट करने के लिए लग गई 6 किलो जूल हीट, किसी के 1 मोल को मेल्ट करने के लिए लगी 8 किलो जूल हीट। लग सकता है कि नहीं लग सकता अलग, क्योंकि सभी सॉलिड्स का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोलो क्या होता है, अलग अलग होता है। ओ भाई नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया समझ में, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि तुम ये चीज़ पकड़ोगे ना तो मेरे को आगे वाली एंथैल्पी जल्दी समझ, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। क्लियर होता है यहाँ तक? को मन में डाउट? अच्छा, मन में एक डाउट चल सकता है, 1 मोल का मतलब दोनों का वही है कि दोनों के पास कितने पार्टिकल्स की बात हो रही है, 6.022 10 की पावर क्या 23। लेकिन डोंट मिस इंटरप्रेट विद द मास, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर इसका 1 मोल है तो 18 ग्राम है, कितना है बोलो। लेकिन अगर वो बोलेगी इथेनॉल कितना है सर 1 मोल में, तो निकाल सकते हो ना यार, 2 कार्बन का आएगा 24, ये तो सीखा होगा कभी बचपन में, 2 कार्बन का 24, 6 हाइड्रोजन है तो 6 और 1 ऑक्सीजन है तो 16, बोलो कितना आएगा 46 ग्राम। तो एक्चुअली 46 ग्राम इथेनॉल सॉलिड को उसके 46 ग्राम इथेनॉल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लगता है, 8000 जूल। दोनों के पार्टिकल्स की संख्या 1 मोल ही है, मतलब दोनों के पार्टिकल्स इतने ही है, लेकिन इसके इतने पार्टिकल्स का वजन 18 ग्राम है और उसके इतने पार्टिकल्स का वजन 46 ग्राम है। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सबके पार्टिकल्स अलग अलग वजन के हो सकते हैं, इसलिए सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मासेस अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? वो कुछ भी बोले यार, आपको बोल दे अगली बार बोल दे, बताओ जरा क्या, ये मुझे जतिन बताएगा। जतिन, अगर वो बोले स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ, हालांकि इन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूं, आयरन सॉलिड इज 70 किलो जूल पर मोल, क्या मतलब है इसका, बता। कहां गया, इधर देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आयरन, बता क्या मतलब है इसका। बोल बोल। एक जूल को क्या 1 मोल को चेंज करने, उन बच्चों ने ऐसे बताया था, जिन बच्चों ने बताया था ऐसे बताया था। गैस में करना है, गैस कहाँ लिखा है पूरे बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे पता गैस कहाँ लिखा हुआ है, तो दिमाग में गैस चलेगी तेरे। किस में चेंज करने के लिए, एक साथ नहीं जुड़ सकता फिर, ये बोलने में कोई समस्या है, बता बता फिर क्या होएगा। अंकित बताएगा, बताओ। बहुत अच्छे, यही सुनना जा रहा हूं मैं। अभी बताने में क्या उसमें कष्ट आ रहा है, मेरे को लगता नहीं, देखो मैं बहुत सिंपल चीज डिस्कस कर रहा हूं बार बार आपसे, कुछ बच्चों को समझ में आ गया, उनको लग रहा है सर पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आप समझिए कि ये चीज एक बार समझ में आएगी, उसके बाद अगली 7-8 एंथैल्पीज में एक ही जैसे चलने वाला है। लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए ना, क्यों नहीं समझ पा रहे मेरे को पता नहीं लग रहा। साफ शब्द इस्तेमाल कर रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन की बात हो रही है, फ्यूजन की बात मतलब आयरन अपनी सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहा होगा, लिक्विड स्टेट में। क्या आप सॉलिड से आयरन को मेल्ट नहीं करते? करते हैं सर, 1 मोल आयरन को मेल्ट कर रहे हैं उसके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। एंथैल्पी बताता है कितना हीट लगा और कब लगा, बोलो स्टैंडर्ड कंडीशन में लगा तो कितना हीट लगा, उसने बता तो दिया कितना लगा, बोलो 70 किलो जूल, बहुत ज्यादा लगा उनके कंपैरेटिवली। इसके भी 1 ही मोल पार्टिकल लिए गए, तो सबके लिए 1 मोल के लिए बताया जाता था कि आप कंपैरिजन सही कर सकें। अरे दुकान पे सामान लेने गए, सबको बोलते हैं 1 किलो चीनी इतने की, 1 किलो दाल इतने की, 1 किलो आटा इतने का, सबका 1 किलो क्यों बताया था कि आप 1 किलो पे कंपैरिजन कर सके। तो यहाँ भी बताया कि इसका 1 मोल मेल्ट करोगे तो इतना हीट लगेगा, इसका 1 मोल पे इतना हीट लगेगा, इसका 1 मोल पे इतना हीट लगेगा। लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की तरह सोचें, सिर्फ लिखी हुई बातों को मत सोचें कि भैया 1 मोल के लिए इतना लगेगा। मैं तो कहूंगा आप जानो कि 1 मोल आयरन का मतलब कितना होता है, 56 ग्राम आयरन। कितना बोलो, ये तो भैया 1 मोल का मास हो गया ना।
अब 56 ग्राम आयरन लगभग उसका होता है, तो 56 ग्राम मतलब 56 ग्राम लोहे को, 56 ग्राम लोहे को अगर उसकी सॉलिड से बोलो कौन सी स्टेट में लेके आ रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, तो 70,000 जूल की हीट लग जाती है। ये भी पता लग रहा है, देखो मतलब बहुत नॉलेजेबल थिंग यहाँ से पता लगती है जब आप ये चीज़ लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें हो रही कि ऐसे लिख दिया हमने कुछ, इसका सेंस समझिए। आपके घर में रखी एक 18 ग्राम की आइस क्यूब मेल्ट हो गई है, आसपास की कंडीशन स्टैंडर्ड लग रही है, क्योंकि 1 ATM का दबाव तो है यार, बस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो समझ जाइएगा उसको 18 ग्राम आइस को मेल्ट होने में 6000 जूल की हीट लगी है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, 6000 जूल की हीट उसने ली होगी तब जाके वो मेल्ट हुआ। मतलब जो पानी अब आप पीने वाले आइस को मेल्ट होने के बाद, उसके बाद 6000 जूल की एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है। नहीं आई ना मेरी बात समझ में? तो ये चीज़ें जो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ किताबी तरीके से ना समझे कि मेरे को तो बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन समझ में आया। अब मतलब तो समझिए, लाइनें कुछ बहुत डीप मीनिंग दे रही हैं आप लोगों को। डीप मीनिंग कैसे? आप समझ रहे हैं कि 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स को मेल्ट करने में, सर 18 ग्राम पानी को मेल्ट करने में, सर इतना ही नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है 46 ग्राम इथेनॉल को मेल्ट करने में, 56 ग्राम आयरन को मेल्ट करने में। वो समझ पा रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं समझ पा रहे तो यार 1 मोल तक तो समझ में आना चाहिए भाई। तो मेरा मानना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ बस। अगली क्लास में मैं तुम लोगों को अगली चीज़ तो कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी कराया है तो कुछ मैं बता देता हूँ। अगली चीज़ मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, बस अब तुम समझ जाओगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और उसको बस ऐसे लिख के दे देगा, ए बस भाई। फिर ये क्या होगी बताओ जरा? ये होगी इट इज द एंथैल्पी चेंज। ये क्या होता है बोलो? वो एंथैल्पी चेंज। ए फिर वही बात है, अभी तेरी जबान बहुत चल रही है। इट इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस into its gaseous substance at standard condition। बच्चों प्लीज चुप रहे और बोर्ड पे देखें, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज सिखा रहा हूं। और अगर उसने दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O इज, अच्छा कोई भी बच्चा ये मत समझना कि ये याद करनी है, किसी को भी याद नहीं करनी, एक सिंगल वैल्यू भी याद नहीं करनी। एग्जामिनर की हेडेक है, वो देखे, रटने वाली वैल्यूज कभी याद नहीं करनी होती। अगर याद करनी होती है कुछ होता तो मुझे भी याद होती, हमने भी कभी याद नहीं करी थी। ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है, इसको याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। कितनी रिएक्शन याद करोगे? हजारों रिएक्शन है, कितनों की एंथैल्पी चेंज याद कर लोगे? इसमें इतना लगता है, इसमें इतना लगता है, तो याद करना ही नहीं होता है। ठीक है, सो बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन मतलब जरूर बताओ जो सामने मिल जाए। तो इसके अंदर कितनी लगती है बच्चों, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो जो वेपराइजेशन के अंदर एंथैल्पी लगता है वो लगता है 40.79 किलो जूल पर मोल। चलो नियरली मैं इसको 41 ले लेता हूँ। कितना ले लेता बोलो? ये चलो 40 ले लेते हैं। कितना ले लेते बोलो? 40। चलिए बोर्ड पे देखिए भाई, इसका मतलब है कि H2O, अब चलो मतलब बताओ पहले, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O। भाई वो कुछ लिखे ना लिखे, जैसे ही उसने बोला वेपराइजेशन, ये छोटी क्लास छठी क्लास में बच्चों को सिखाया जाने लगा है, समझ रहे हैं बात को? वेपराइजेशन का मतलब होता है कोई चीज लिक्विड से क्या बन रही है? गैस। किसको बना रही हैं? सर H2O को। तो बोलेंगे सर H2O को लिक्विड से बोलो क्या बना रहे हैं? गैस। कब बना रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। एंथैल्पी वो बता रहा है, एंथैल्पी मतलब कितनी हीट लगी। सब बच्चे बताओ कितनी हीट लगी? लिक्विड से गैस लाने में कितनी हीट लगी? 40 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल H2O लिक्विड को, 1 मोल H2O लिक्विड को मतलब 18 ग्राम पानी को 18 ग्राम पूरी वेपर बना देना। अच्छा खासा हीट लगता है। आप कभी घर पे देखिएगा, आइस जल्दी मेल्ट होती है पानी में, लेकिन पानी को वेपर बनाने में बहुत हीट लगता है। करके देख लेना आप लोग ये चीज, तो देख लो ना, पिछले केस में देख लो ना, सिर्फ 6 किलो जूल की हीट से वो 18 ग्राम सॉलिड आइस 18 ग्राम पानी बन गई। लेकिन उसी 18 ग्राम पानी को जब 18 ग्राम बोलो क्या बनाना है? गैस बनाना है। कितनी हीट लगी? 40,000 जूल की हीट लगी। तो ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O। अब अगर मैंने तुमसे बोला, ए क्लास प्लीज, अगर मैंने तुमसे बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल, अब बताओ इसका मतलब क्या है? इथेनॉल इज, बोल दिया तुम लोगों को 65 किलो जूल पर मोल। अब बताओ उसका मतलब क्या है? सर देख के पता लग रहा है सर, वेपराइजेशन किसका बोलो? इसका। कब? स्टैंडर्ड कंडीशन में। कितना हीट लगेगा वो दिया हुआ है।
मैं कह रहा हूं इन 4 शब्दों से समझ में आ जाता है कि एक्चुअल साइंस क्या पूछना चाह रहा है। तो बोलेंगे सर C2H5OH को उसकी लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में, उसकी गैसेस स्टेट में लाने के लिए जो हीट लग जाती है वेपराइजेशन में, वो कितनी लगती है सर? 65 किलो जूल पर मोल। इज दिस क्लियर? सो गाइज, आप लोगों को ना बिल्कुल भी सोचना नहीं कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाला हूँ। मेरा बस ये मेन पर्पस है कि जब तुम्हें वो स्टेटमेंट ये वाली दे दो तो क्या तुम ये रिएक्शन बना लेते हो? बस इतना ही सीखना था आज। अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है और तुम नीचे वाली चीज समझ गए हो, अभी तक 100% चीज समझ में आ रही, चिंता मत करिए, फिर कुछ नहीं देखना भी। अभी जब रिएक्शन क्वेश्चन आएंगे ना तो बताऊंगा, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि वो उसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसे बनेगी, वो मैं आपको सिखा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो गाइज, आज हमने क्या सीखा? आज मेन जोर दिया गया है एक शब्द पे, वो है इंथैल्पी। सब बच्चे बोलो इंथैल्पी क्या होती है? एक सिस्टम के पास मौजूद सारी एनर्जी जो होती है उनका सम तो इंटरनल एनर्जी होता है, बट उसमें जो एक एनर्जी होती है जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम बोलो क्या है? इंथैल्पी। और बहुत सी रिएक्शन सिर्फ इस सिस्टम की इंथैल्पी में बदलाव करके होती है। इंथैल्पी मतलब हीट में बदलाव करके होती है। हीट मिल जाएगी तो हो जाएगा, हीट निकल जाएगी तो हो जाएगा। तो या तो एंडो होगी या बोलो क्या होगी? एक्सो। अगर एंडो है तो इंथैल्पी का चेंज पॉजिटिव दिखेगा और एक्सो है तो इंथैल्पी का चेंज नेगेटिव दिखेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? अभी आज जो भी रिएक्शंस करें सबका प्लस में, इसका मतलब जितनी भी मैं रिएक्शंस करा रहा हूं उन सब में हीट एंडोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन में हीट आ रही है। और आप देखिए ना, सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो भी हीट लेनी पड़ेगी, लिक्विड से गैस बनाओगे तो भी हीट लेनी पड़ेगी। इससे प्लस में आंसर आ रहे सारे के सारे। दो चीज दिखा के भेज रहा हूं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बोलो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर का आएगा, किसी भी चीज का फ्यूजन आ सकता है। बोलो जिस भी चीज का आएगा। आप क्या समझोगे कि सर बोलना चाह रहे हैं कि उसके 1 मोल सॉलिड को उसके 1 मोल लिक्विड बनाने में स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कितनी हीट लगी, वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? उसी सब्सटेंस के 1 मोल लिक्विड को उसके 1 मोल गैस बनाने में जो भी हीट लगी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। 2 स्टैंडर्ड इंथैल्पीज खत्म होती है बच्चों से के साथ। समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही सीखना था आज। नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।